और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने एक बार कहा अकबरपुर में अभी कि जगह का नाम लेने में मुझे संकोच होता है, तो सोशल मीडिया पर सब लोगों के नाम बदलने लगे। जैसे प्रियंका गांधी ने आपको फोन किया कि मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम 4 साल में एक बार आती हो इसलिए तुम्हारा नाम 29 फरवरी। आमिर खान ने फोन किया तो कहा तुम्हारा नाम अमर खन्ना होगा, और जैकलीन फर्नांडिस का नाम जानकी देवी। ओबामा का नाम सुदामा। और फिर बात आई कि राहुल गांधी ने पूछा योगी जी मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम पप्पू पप्पू ही रहोगे। लेकिन ये तो मजाक की बात है। सच्चाई में आपकी एक तस्वीर आई जिसमें आपने तेंदुए के बच्चे को उठाया और उन दोनों बच्चों के नाम रखे चंडी और भवानी। वो तस्वीर भी और जब रवि किशन जी जो गोरखपुर के पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो आपकी अदालत में आए तो उन्होंने आपके बारे में कहा, उन्होंने कहा जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और राख से जो बारूद बने उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इन सब दीवानगी पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, उससे पहले एक योगी हूं, और एक योगी के रूप में मेरे धार्मिक और मेरे आध्यात्मिक दायित्व क्या हैं उनका भी पालन करता हूं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि मेरे राष्ट्रीय दायित्व क्या हैं, उसको उससे भी आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मैं आभारी हूं उन सभी का जिनको ये यात्रा अच्छी लगती है, और मैं विश्वास करता हूं कि राष्ट्रवाद का ये अभियान जिसके हम पथिक हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी में भारत का और इसी में विश्व मानवता का कल्याण भी निहित है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जनता इसीलिए आपको इतना प्यार करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पहला इल्जाम योगी आदित्यनाथ पर। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। योगी जी, आजकल चुनाव का कैंपेन हो रहा है, आप राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के चाचा हैं प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव, वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत है? देखिए, जरूरत थी इसलिए बन भी गया। मेरा ये मानना है भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व, हर भारतवासी को अभिभूत और आनंदित करने वाली घटना है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण। आप देख रहे होंगे अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी है तब भी लोग आ रहे हैं। अयोध्या की, आज की अयोध्या को और आज से 10 वर्ष पहले की अयोध्या को देख करके कोई आता है तो वह पहचान नहीं पाता है कि सचमुच ये वही अयोध्या है। मैं देख रहा था पूरे देश के अंदर से जो भी श्रद्धालु वहां आए थे, कोई जमीन चूम रहा है, कोई पिलर को चूम रहा है, उनके आंखों में आंसू थे। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा आखिर आप इतने भावुक क्यों हो जा रहे हैं? उन्होंने कहा साहब, जिस कार्य को देखने के लिए
हमारी कई पीढ़ियां तरस गई। 500 वर्षों के उस लंबे इंतजार को मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। अयोध्या में जो कार्य अयोध्या के लिए और दुनिया के लिए असंभव था, उसको मोदी जी ने संभव बना दिया। और ये हमारे लिए नहीं, बल्कि इस लोक के साथ साथ परलोक को भी जवाब देने का एक अवसर हमारे पास हो चुका है कि हां, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास को भी देखा, राम मंदिर के निर्माण को भी देखा, और रामलला को 500 वर्षों के बाद होली और जन्मोत्सव मनाने का अवसर भी अपनी जन्मभूमि पर प्राप्त हुआ है। यह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं बेकार का मंदिर मैं बना वही था। आ रहा हूं ना। समाजवादी पार्टी के बारे में हर व्यक्ति जानता है। ये वही पार्टी है जिसके समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, जिनके समय में आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो, वह कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनके मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किया, और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे ये लोग। यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को, जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी, हमने वापस ली, और हमारा जो नया यंत्र है जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं, और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्ययोजना हमारी। देखिए, बहुत जल्दी अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो, वह कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनके मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे ये लोग। यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे ये लोग। यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में
माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी हमने वापस ली, और हमारा जो नया यंत्र है जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं, और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्ययोजना हमारी बन चुकी है, ये माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुर्गों की भी जितनी संपत्ति होगी। देखिए, एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान, वो बर्क साहब के ग्रैंड गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुर्गों की भी जितनी संपत्ति होगी। देखिए, एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान, वो बर्क साहब के ग्रैंडसन हैं। उन्होंने कहा हमारे शाहबुद्दीन भाई साहब, अतीक अहमद भाई साहब और मुख्तार अंसारी भाई साहब को इन्होंने ऊपर भेज दिया और कहते हैं कि कसम आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। अब देखिए, ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखो, किसी विषधर से उम्मीद करना कि वह शांति का उपदेश देगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। इसका खानदानी उपदेश है, वो अपने खानदानी उपदेश को और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार संबल में भी हिसाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शिकायत आजम खान साहब करते हैं। खानदानी उपदेश है, वो अपने खानदानी उपदेश को और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार संबल में भी हिसाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शिकायत आजम खान साहब करते हैं। आजम खान कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चला दिया योगी जी ने, मौका भी नहीं दिया सामान हटाने का। देखिए, ये उस महाभारत परिवार के ही काका श्री ये भी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये भी सब मौन बने हुए थे, बल्कि उसमें लिप्त थे दुर्योधन और दुशासन के साथ में। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है वैसा उन्होंने, आज उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आजम खां हो या ये जितने अन्य माफिया हों, इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। इस कानून के राज में सामान्य नागरिक, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, इन सब को एक भयमुक्त वातावरण मिला है। ये भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में निवेश भी किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए। अभी चुनाव के ठीक पहले फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग किया, शिलान्यास किया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी के लिए कल्पना थी, आज वो साकार हो रहा है। 10.5 लाख करोड़ का मतलब
35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी आज यूपी में हो रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है, एक निवेश का माहौल बना है, केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की, एक समान पार्टी की सरकार है और विकास, गरीब कल्याण इनका संकल्प है। देश के प्रति इन सब की पूरी प्रतिबद्धता है, इसलिए सब कार्य हो पा रहे हैं। लेकिन आपके जो बुलडोजर है उसकी गूंज तो मैंने देखा कि कोलकाता तक सुनाई दी। योगी जी, आपके साथ जो कॉलेज में पढ़ते थे साथी संगी ये कहते हैं, बीरेन बहुखंडी ने बताया कि आप 22 साल की उम्र में अचानक गायब हो गए। ऐसे वक्त जब लोग आपको प्यार करते थे, आपकी प्रखर बुद्धि की सराहना करते थे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन संगी साथियों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के अचानक चले गए। देखिए, सच है, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। वह क्षण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन वो मैंने निर्णय लिया। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति को, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के भाव को देखा तो मेरे मन में आया कि मुझे भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। और उस समय मेरा संवाद और मेरा संपर्क हुआ राम जन्मभूमि मुक्तिज्ञ समिति के अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज से। उन्होंने मुझे 2-3 बार गोरखपुर बुलाया, लेकिन मैं चूँकि विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तीव्र और आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे उस मिशन में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं गोरखपुर चला गया। और बाद में ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। मैंने उनसे संन्यास की दीक्षा ली और फिर एक नाथ योगी के रूप में मैं आया। लेकिन संन्यास लेने के पहले मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के सामने कुछ प्रश्न उससे रखे थे, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार में रह करके मैंने ये देखा था कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी, देखता था मैं। संन्यास का मतलब क्या पलायन है, और अगर पलायन है तो मैं पलायन, जीवन में पलायन का रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मैंने इस बात को कहा कि मैं संन्यास का मतलब सेवा से जोड़ करके देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई है, एक बार तुम उसको देखो। तो 6 महीने का समय दिया उन्होंने मुझे, और मुझे लगा कि वास्तव में संन्यास का जो सही अर्थ है उसको गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत विद्यानाथ जी महाराज जी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मैंने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया, और मैं सन्यासी के रूप में, योगी आदित्यनाथ के रूप में सबके सामने आ गया। व्यक्ति जिसको सब लोग प्यार करते थे इतना कठोर कैसे हो सकता है? माता पिता को नहीं बताया, भाइयों को नहीं बताया, बहन को नहीं बताया। देखिए, एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में सन्यास के रूप में मेरा आगमन है। व्यक्ति परिवार के बारे में जब सोचता है तो सोच बड़ी संकुचित होती है। जब पूरे समाज के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है, वो विराट सोच है, ये सही मायने में हिंदुत्व की सोच है, और उस सोच को है। लेकिन जब आप सन्यासी बन गए, माता पिता ने आपको देखा, सिर मुंडा लिया था, भगवा कपड़े पहन लिए थे, कानों में कुंडल था, वो तो बहुत रोए आपको देख के। हाँ, क्यों नहीं। उनके सामने मेरे पिता जो है उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को बता के गया ही नहीं था। तो समाचार पत्रों में निकला होगा तो उनको कहीं से जानकारी मिली, तो मुझे ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंचे। मैं संजोग से मंदिर में सफाई के कार्य को देख रहा था तो मेरी नज़र अचानक पड़ी, लेकिन मैं इस भेष में कैसे उनके सामने जाऊं, मुझे स्वयं संकोच हुआ। लेकिन अब जाना था तो उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं उनको ढांढस बंधवाया, बिठाया, ले गया। बिठा करके फिर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से फ़ोन से, गोरखपुर में नहीं थे लेकिन मैंने उनको फ़ोन से सूचना दी। तो मुझे पूज्य गुरुदेव को लगा कि ऐसा नहीं होगी मैं फिर अपने पिता के साथ चला जाऊं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है।
मैंने कहा नहीं, मैंने जब संन्यास ले लिया है तो मैं तो गोरखपुर में ही रहने के लिए आया हूँ, लेकिन आपको वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपको बताया है। उन्होंने फिर बातचीत किया, उन्होंने बताया कि भाई देखो तो जीवन का उद्देश्य होता है। खैर उन्होंने बाद में इसको स्वीकार भी किया कि नहीं भाई तुम्हारा मार्ग ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया है, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। आपके बारे ठीक किया है, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। आपके बारे में रिसर्च करते करते मुझे ये भी पता चला कि आपकी बड़ी बहन थी 5 साल बड़ी, जो आपको पहली क्लास में जब जाते थे तो उंगली पकड़ के ले जाया करती थी जंगल के रास्ते से स्कूल। हाँ। और सबसे ज़्यादा करीबी वही थी आपकी। लेकिन इतने बरस अलग रहे, 20-21 साल में आप उनसे मिले नहीं, बस 1-2 बार मिले। मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ और अपनी बहनों से सीखा है। वो मुझे पढ़ाते थे। मेरी माँ मुझे यानी मुझे अक्षर का ज्ञान मेरी माँ ने कराया, लेकिन और पूरे उस स्कूली शिक्षा के बारे में भी इंग्लिश मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी। लेकिन जब मैंने कहा ना कि एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में एक सन्यासी के रूप में मेरा मिलन है, और मैंने उसको उस रूप में मैं जीवन जी रहा हूँ और पूरे समाज को एक परिवार के रूप में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अब योगी जी, मैं भी समझना चाहता हूँ, देश की जनता भी समझना चाहती है, कोई ऐसा कठोर कैसे हो सकता है कि आप सन्यासी बन गए, उसके 2 साल बाद आप भिक्षा लेने के लिए अपने घर गए, अपनी माँ से भिक्षा मांगी। माँ के दिल पे क्या बीती होगी? देखिए, सन्यास का एक धर्म है वो, और उसका निर्वहन प्रत्येक को करना होता है कि जीवन में उसको एक बार अपने परिवार से भिक्षा लेने के लिए जाना ही होगा, और मुझे लगता है कि उसका निर्वहन मैंने भी किया है। कि जीवन में उसको एक बार अपने परिवार से भिक्षा लेने के लिए जाना ही होगा, और मुझे लगता है कि उसका निर्वहन मैंने भी किया है। तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी घर बसा लूं? देखिए, व्यक्ति ने जब एक बार निर्णय ले लिया है, मैं उन लोगों की स्थिति को पहले से देख रहा हूं जिन्होंने घर बसाया है। तो कम से कम मैं उस टेंशन से फ्री हूं। लेकिन मेरी शुभकामनाएं होती हैं, जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो मैं उसको शुभकामना देने, आशीर्वाद देने जरूर जाता हूं। आपकी बहन तो ये भी कहती है कि उनके जो, लेकिन मेरी शुभकामनाएं होती हैं, जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो मैं उसको शुभकामना देने, आशीर्वाद देने जरूर जाता हूं। आपकी बहन तो ये भी कहती है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे से उनसे बहुत प्यार था। कॉलेज से लौटते समय आप उनके लिए टॉफी लेके जाते थे। हाँ, क्यों नहीं। मैं आज भी कहीं जाता हूं, अब तो मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है बहुत भीड़ भाड़ में जाने में थोड़ा ये होता है, लोग रोकते हैं, सुरक्षा वाले रोकते हैं, प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर देता है। लेकिन एक सांसद के रूप में भी जब मैं वो जाता था तो मैं अपने पास 2-4-5 किलो टॉफ़ी लेकर के या लड्डू लेके जाता था, और बच्चे मिलते थे तो उनको मैं टॉफ़ी बांटता था। और किसी भी क्षेत्र में मैं जाता था, कहीं भी जाता था, यहाँ तक कि इलेक्शन के दौरान भी मैं कभी कभी मुझे ये तो रहता था कि इलेक्शन कमीशन इसको मान ले, लेकिन मैं ये मानता था इन बच्चों को कोई वोट तो देना है नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस मामले में मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तब भी वहाँ बच्चे मिलते थे तो मैं टॉफ़ी और उनके लिए लड्डू देकर जरूर जाता था। उत्तर प्रदेश की परंपरा योगी जी ये रही है कि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है, फिर बेटा अपने बेटे के लिए तैयारी करता है, और हमने तो देखा पूरे परिवार में लड्डू बंटते हैं। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव के पहले इस बात को कहा था ना कि प्रदेश से परिवारवाद और जातिवाद को समाप्त करना है। तो मुझे लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए संभवतः मुझे भेजा गया है, और मैं उस कार्य को करूँगा। तो मुझे लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए संभवतः मुझे भेजा गया है, और मैं उस कार्य को करूँगा।
लेकिन आपने कभी सोचा था कि योगी आदित्यनाथ एक कल्ट फिगर बन जाएंगे पूरे देश में? अब लोग आपकी तरह बाल भी कटाना चाहते हैं। देखिए, मैं तो एक सन्यासी हूं। लोक कल्याण का मार्ग जितना भी प्रशस्त हो सकता है उतना मैं पूरी जी जान से उसके लिए प्रयास करूंगा और मैं उसके लिए लगा हूं। मुझे पार्टी ने, मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का। उस दायित्व का निर्वहन मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप सबकी शुभेच्छा से, शुभकामनाओं से मैं उसमें सफल होऊंगा। लेकिन योगी जी, दुनिया को तो ये लगता है कि ये कैसा अजूबा है, ये कैसा नमूना है। शुभेच्छा से, शुभकामनाओं से मैं उसमें सफल होऊंगा। लेकिन योगी जी, दुनिया को तो ये लगता है कि ये कैसा अजूबा है, ये कैसा नमूना है कि ये भगवे वस्त्र पहने हुए है, सन्यासी है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे। हाँ, ठीक बात है। ये भारत की वास्तविक परंपरा रही है। जिन्होंने भारत को नहीं समझा है वे लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इस देश का योगी ही इस देश का राजयोगी भी बना है और उस राजयोगी के रूप में उस दायित्व का निर्वहन दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने दायित्व मुझे दिया। तो ये जो आपके उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, जिस तरह से निर्वहन कर रहे हैं है कि इन्होंने लोगों को झूठे सपने बेच दिए। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है। वो कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लोगों को समझाते रहे और योगी जी बहकाते रहे और ये जीत गए, हम पीछे रह गए। देखिए, जो सपने दिखाता है वही उसको साकार भी करता है। हमने प्रदेश के अच्छे के लिए सपने दिखाए हैं और हम उसको साकार भी करेंगे। प्रदेश के अंदर विरासत में हमें जैसी स्थिति मिली है प्रदेश की, वो सचमुच चौंकाने वाली है। कोई अनुमान करेगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 22 करोड़ आबादी की जनसंख्या का प्रदेश, जिस प्रदेश या प्रदेश अगर एक देश होता तो दुनिया का 5वां बड़ा देश होता है। और इस प्रदेश में 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढायुक्त हों, 5 जिलों को छोड़ करके बाकी किसी भी जिले में बिजली 2 से 3 घंटे 4 घंटे से अधिक न मिलती हो, जहां पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल का हो, बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव हो, स्वच्छता की रेटिंग को जब सामने आती है देश के, तो जिसमें 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के आते हैं। और जब हम प्रदेश के दायित्व को हम लोगों ने निर्वहन किया तो प्रदेश का खजाना एकदम खाली था। अखिलेश यादव ये सच कहते हैं कि आखिर हम इन सपनों को पूरा करेंगे कैसे, लेकिन ये प्रदेश के सपने साकार करेंगे हम लोग और उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। योगी जी, वो तो था अखिलेश यादव ये सच कहते हैं कि आखिर हम इन सपनों को पूरा करेंगे कैसे, लेकिन ये प्रदेश के सपने साकार करेंगे हम लोग और उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। योगी जी, वो तो कहते हैं कि उन्होंने जो सड़क बनवाई उसको जो देख लेगा वो उनकी वाहवाही करेगा। वो कहते हैं उन्होंने भवन बनवाए, उन्होंने फव्वारे लगवाए, उन्होंने तो जयप्रकाश की भवन के ऊपर तरणताल स्विमिंग पूल बनवा दिया। तो यही तो करते रहे लोग। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यही है। मैंने आपको कहा ना, 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त थीं। और सही बताऊं मैं आपको, मैं चुनाव के दौरान जब कहीं जाता था तो मुझे गड्ढा युक्त सड़कें दिखती थीं। अगर मुझे रात्रि हो जाता था तो अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, जहां पर छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी और सत्ता का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है। हम लोग उसको बदल दी थी।
अगर मुझे रात्रि हो जाता था तो अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, जहां पर छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी और सत्ता का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है, हम लोग उसको बदल रहे हैं। अभी हमारा बजट नहीं आया है, लेकिन बजट आने के पहले प्रदेश की सभी सड़कों को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी बजट नहीं आया है। इनके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय यह है कि बजट अभी आया नहीं। उन्हें मालूम है कि प्रदेश का खजाना इन्होंने खाली करके छोड़ा है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम कि हम लोग संन्यास परंपरा के लोग हैं, हमें विरासत में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम पूरे समाज को लेकर के सब कुछ इकट्ठा भी करने की क्षमता रखते हैं और वही उत्तर प्रदेश के हम लोग कर रहे हैं। अगर खजाना खाली है तो किसानों के 36,000 करोड़ के कर्ज कैसे माफ कर दिए? कर रहे हैं ना हम लोग। कहां से देंगे? हम दे रहे हैं, इसीलिए कहा एक हम ही लोग कर सकते हैं। इस देश का कोई नहीं मिलता है, लेकिन हम पूरे समाज को लेकर के सब कुछ इकट्ठा भी करने की क्षमता रखते हैं और वही उत्तर प्रदेश के हम लोग कर रहे हैं। अगर खजाना खाली है तो किसानों के 36,000 करोड़ के कर्ज कैसे माफ कर दिए? कर रहे हैं ना हम लोग। कहां से देंगे? हम दे रहे हैं, इसीलिए कहा एक हम ही लोग कर सकते हैं। इस देश का कोई योगी ही कर सकता है। हमने सभी फिजूल खर्चे बंद करवा दिए हैं। आप अनुमान करिए वित्तीय अनुशासनहीनता की क्या पराकाष्ठा थी। यहां पर पीपीआर बनता है गोमती रिवर फ्रंट का 160 करोड़ का, डीपीआर बनते बनते वो चला जाता 660 करोड़। 2 वर्ष में योजना पूरी होनी थी। जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई योजना जनवरी 2017 में संपन्न होनी थी। अधिक से अधिक डीपीआर में 660 करोड़ में सब कार्य संपन्न हो जाता है, नहीं हुआ। 1437 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी योजना अधूरी है। यह प्रदेश की वित्तीय अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। लूट का एक ऐसा नग्न तांडव है। जेपीएन सेंटर को आप देखिए ना, क्या स्थिति है उसकी। जिस प्रदेश में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, वहां पर आप कुछ चंद राजनेताओं के लिए मौज मस्ती का एक सेंटर बनाना चाहते हैं। ये मजाक है प्रदेश की और देश की व्यवस्था के साथ। ये नहीं स्वीकार होगा, इसको हम नहीं चलने देंगे। मेरे पास हमने सभी फिजूल खर्चे बंद करवा दिए हैं। आप अनुमान करिए वित्तीय अनुशासनहीनता की क्या पराकाष्ठा थी। यहां पर पीपीआर बनता है गोमती रिवर फ्रंट का 160 करोड़ का, डीपीआर बनते बनते वो चला जाता 660 करोड़। 2 वर्ष में योजना पूरी होनी थी। जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई योजना जनवरी 2017 में संपन्न होनी थी। अधिक से अधिक डीपीआर में 660 करोड़ में सब कार्य संपन्न हो जाता है, नहीं हुआ। 1437 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी योजना अधूरी है। यह प्रदेश की वित्तीय अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। लूट का एक ऐसा नग्न तांडव है। जेपीएन सेंटर को आप देखिए ना, क्या स्थिति है उसकी। जिस प्रदेश में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, वहां पर आप कुछ चंद राजनेताओं के लिए मौज मस्ती का एक सेंटर बनाना चाहते हैं। ये मजाक है प्रदेश की और देश की व्यवस्था के साथ। ये नहीं स्वीकार होगा, इसको हम नहीं चलने देंगे। मेरे पास एक दिन एक कैंसर का पेशेंट आया। मैं जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाता हूं, प्रतिदिन जनता से मिलता हूं। वो मेरे पास आया, उसने कहा साहब कैंसर का पेशेंट है, पेशेंट हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे मैं उपचार करूं। मैंने कहा आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, वहां से आप एस्टिमेट बनवा लीजिए, जो खर्चा आएगा प्रदेश सरकार देगी उसको। ये ड्यूटी है हमारी, किसी गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना, हम लोग करेंगे इसको। तो मेरे दिमाग में आया कि अखिलेश यादव ने यहां पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया था। मैंने मिनिस्टर को फोन किया, मैंने कहा वो कैंसर इंस्टीट्यूट
मैं आप देख करके आइए, अगर वहाँ पे पेशेंट भर्ती हो सकता है पेशेंट को भर्ती करवा दो। मैंने उसके सारे कागजात रखे, उसको मैंने कहा कि भाई आपकी हम व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारा मंत्री वहाँ जाता है, हमारे मंत्री ने जाने के बाद मुझे बताया कि साहब कैंसर इंस्टीट्यूट का केवल एक ढांचा खड़ा है, वहाँ ना बेड है, ना वहाँ पे कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहाँ रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई वहाँ पैरामेडिकल का स्टाफ है। तो मैंने कहा उद्घाटन के समय तो बेड थे, कहा वो तो KGMU से बेड लाए गए थे फिर वापस चले गए हैं। ये यहाँ की सच्चाई है विकास की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो गया लेकिन अभी खुला नहीं है यातायात के लिए। ये यहाँ की सच्चाई है विकास की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो गया लेकिन अभी खुला नहीं है यातायात के लिए। और यातायात के लिए खुलेगा कैसे? सुरक्षा के सबसे अधिक डकैती तो उनके गृह जनपद में पड़ती है उस एक्सप्रेसवे पे। मुझे परेशानी इस बात की होती है कि मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पे सुरक्षा देनी पड़ रही है, विशेष हिदायत देनी पड़ रही है कि भाई देखो इटावा और सफाई के आसपास थोड़ा बचा करके रखिए लोगों को। और सफाई बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सफाई के और उसके आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है, बहुत वैसी यानी अफसोसजनक स्थिति है। ये एक कार्यक्रम में अखिलेश जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाइड पार्क जैसा है, उसमें जाके बैठे तो बड़ी अच्छी हवा आती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन नमूनों को उन्हीं गार्डनों में बिठाने के लिए भी तैयार बैठी है और ये होगा जरूर। लेकिन आप तो जनता से वादा कर रहे हैं, किसानों से वादा किया आपने। जनता भाई ये तो एक तो पाकिस्तान से जुड़ा होगा। हाँ, लातों के जुड़ा है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलो। आजमगढ़ की स्थिति आपने देखा होगा कि 2008 में मुझ पर स्वयं वहाँ हमला हुआ था और हमले की पूरी जानकारी तत्कालीन प्रशासन को थी। पूरे रिकॉर्ड उनके पास हैं कि हमला कहाँ से संचालित हो रहा है, कौन लोग मुझ पर कहाँ हमला करने वाले हैं। यानी अगर मुझे आजमगढ़ के पहले मेरे एक कार्यकर्ता के द्वारा हल्की सूचना नहीं दी गई होती कि देखिए आगे कुछ होने जा रहा है, हमें इस बात की आशंका है, क्योंकि इसमें कुछ एक आध पुलिस वालों के नाम भी सामने आए थे, तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता। मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी और मैंने उसमें अपने 2-3 सतर्क कार्यकर्ताओं को रखा कि भाई देखो हमला होगा, गाड़ी की चिंता मत करना, तुम लोग पहले निकल करके बाहर भागना। 11वें नंबर गाड़ी में मैं था। मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस में ले गया, 3रे नंबर पर मैं चला गया। बाकी मैंने सब कुछ वैसे रहने दिया। 10, 11 और 12 इन 3 गाड़ियों को निशाना बना करके इतनी उसके साथ उनको बिल्कुल वो कर दिया गया था। तो कार्यकर्ताओं को पहले से सावधान कर दिया गया था, तुरंत निकल करके बाहर हो गए, बचाव कर लिया उन्होंने। ये जो स्थितियां थी, देश एक समय आपको लगता नहीं कि देश के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं घटित होती थी उन सब के सूत्र कहीं ना कहीं आजमगढ़ से जुड़ते जा रहे थे। रोका गया, रोकेंगे, हम प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। और अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को, जो समाज विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, इस घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, प्रश्रय देगा, तो सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचलने का कार्य भी हम लोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को कोई संकोच नहीं होगा। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ आपने क्या लिखा था। आपने लिखा देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ आपने क्या लिखा था। आपने लिखा आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। न हो यह असंभव है। ये आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए ये इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूँ। दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ ने काफ़ी सुधार किया है। अन्यथा हर मामले में बटला हाउस कांड आजमगढ़ से जुड़ता था। देश के अंदर कहीं कोई घटना विस्फोट होता था, उसमें सूत्र वहाँ से जुड़ते थे और उसी में तमाम इस देश के सेकुलरिस्ट वहाँ जाकर के ऐसे तत्वों को प्रश्रय भी देते थे। तो ये जो स्थितियाँ थीं, देखिए आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीज़ें हो जाती, ये मैं भी जानता हूँ कि मैं चेतावनी दे रहा हूँ, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने तो पड़ेंगे ही। और मैं इस बात को जानता हूँ
और अंततः उसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और ये होगा। लेकिन आपकी इमेज ऐसी बनी है क्योंकि आप ऐसी बातें कहते रहे। अब देखिए, आपने लिखा देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आतंकवाद के साथ इस्लाम शब्द जोड़े जाने का विरोध करता है, पर क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मौतों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों रोज रोज निरपराध हिंदुओं की हत्या होती है। आप चले जाइए ना अफगानिस्तान से लेकर के सूडान तक और पूरे उस क्षेत्र को आप देख लीजिए, ISIS के नाम पे क्या हो रहा है, क्यों नहीं उसको कंडेम किया जाता है, क्यों इस प्रकार के अंदर और पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवी इसके खिलाफ एक फतवा जारी करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं। मुझे लगता है जिस दिन जागरूक कर देंगे एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच जाएगी। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दुनिया को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, ये आपका लेख है, जब भारत का राष्ट्रत्व जगेगा, भारत माता सिंघनी की तरह दहाड़ उठेंगी, तब जागृत हिंदू महाकाली की तरह आतंकवादियों के नरमुंडों की माला पहनकर अपनी रक्तिम लपलपाती जिह्वा से आतंक के पर्याय नर पिशाचों का रक्तपान करेगा। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराएगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। आप रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, आखिर माता कैकेयी कहाँ की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहाँ की थी? आखिर वो क्षेत्र तो ठीक है, परिस्थितियाँ बदली, इतिहास ने एक ऐसा तांडव किया कि वे क्षेत्र भारत से अलग होते गए, अलग हुए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि बृहत्तर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान का बांग्लादेश भी है, और अन्य तमाम जो आसपास के भूभाग हैं सब बृहत्तर भारत के हिस्से हुआ करते थे। किसी कालखंड में पिछड़े थे, हटे थे, हमसे बिछड़ गए थे। हो सकता है इतिहास फिर करवट ले। अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं तो ये मान कर के चलिए कि वह दिन जरूर आएगा जिस दिन ISIS के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए फिर जो मैंने कहा है वही होने वाला है। अब फाइनल राउंड है हमारे पास में और अब 2-4 हम जब आएंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती है। हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा ही यह कही गई है, कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। हम सनातनी इसलिए हैं, हर कालखंड में रहेंगे, सम विषम परिस्थितियों में भी रहेंगे, लेकिन साथ साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वक्त आने पर उसको हम उसी रूप में, उसी प्रकार से सम्मानजनक ढंग से उसका जवाब भी देंगे। मोदी जी ने किया तो मोदी जी को लोग उसी सम्मान के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं, कहीं भी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जहां गए सब जगह एक ही बार, हर एक जवान पर एक ही शब्द है कि फिर एक बार, सबकी जवान पर एक ही शब्द है। ये चीजें दिखाती हैं कि वो मगर नहीं या अगर नहीं, ये उनके मुंह से ईश्वर निकाल रहा है कि मोदी जी को फिर से आ रहा है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तीसरी बार भी मोदी जी को ही बनना है। और कोई संदेह नहीं कि जो अब स्वर निकल रहे हैं कि अब की बार 400 पार होना है, तो वह भी उधर हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन यह तो सच यही है, तो कह रहे हैं 400 पार इसलिए कि देखो ये मोदी जी, लेकिन यह तो सच यही है, तो कह रहे हैं 400 पार इसलिए कि संविधान को बदल देंगे। देखो ये मोदी जी ने 10 वर्ष तक, मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ, यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समर्थन था कि वो सरकार चला सकती थी। एनडीए को साथ में लेकर के मोदी जी ने 10 वर्ष तक सरकार चलाई है। इन 10 वर्ष में कभी संविधान के साथ कोई खिलवाड़ हुआ? मोदी जी ने
जब नई संसद बनी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई मूल प्रति को अपने सिर पर रख करके किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथ की तरह दस्तावेज को उसी प्रकार से सिर में रख करके सम्मानजनक स्थान पर देश की संसद में स्थापित कराया। पहली बार हुआ है जब भारत के कोई प्रधानमंत्री भारत के संसद की यानी संविधान के प्रति इतना सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हों। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ भी मोदी जी ने बनाए। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमान किया, उनको चुनाव हराया था, हमेशा उनको अपमान कराया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में उनकी अनिच्छा के बावजूद धारा 370 इन्होंने जोड़ी थी। फ्रीडम टू स्पीच का पहला अमेंडमेंट कांग्रेस लेके आई थी। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में देश के संविधान में इतना व्यापक संशोधन किए कि 42वां संशोधन ही मिनी संविधान कहलाने लग गया। और इन लोगों ने पहले जस्टिस रंगनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जिसने इस बात की सिफारिश की थी कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुस्लिम समाज को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने विरोध किया था। फिर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सच्चर कमेटी की जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो कमीशन गठित किया था, उस कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की, जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात का विरोध कर रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जस्टिस सच्चर कमेटी के आधार पर कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई कुछ जातियों को ही अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाई जा सके। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। आज कांग्रेस उसी साजिश का हिस्सा बनाना चाहती है। ये जातीय जनगणना, पहले जातीय जनगणना करेंगे, फिर जातियों को आपस में लड़ाएंगे, फिर आपस में लड़ा करके इनसे कहेंगे कि देखो आपस में आप लोगों में काफी मतभेद है, तब तक मुस्लिम समाज को आपके आरक्षण में से कुछ हिस्सा हम दे देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कतई ये डकैती डालने की छूट कांग्रेस एनडीए गठबंधन को नहीं देने वाली है और इनके मंसूबों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में इनके द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होगा। जनता से हम लोग एक दो सवाल ले सकते हैं। आप पूरा देश घूम रहे हैं, इस चुनाव में आपको किसकी लहर लग रही है, किसकी हवा लग रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, यही आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। राहुल गांधी आज कह रहे थे कि लिख के ले लो, सबसे ज्यादा हार उत्तर प्रदेश में होगी बीजेपी की। देखिए, मुझे अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति को देख करके 403 विधानसभा सदस्यों का हमारा सदन है, कांग्रेस के पास केवल 2 सदस्य हैं। देखो, यूपी में कांग्रेस को ढोने के लिए 4 लोग भी नहीं हैं, 2 लोग सीमित हो गए और अगली बार वह भी गायब हो जाएंगे। 4 लोग भी नहीं हैं, 2 लोग सीमित हो गए और अगली बार वह भी गायब हो जाएंगे। राहुल जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर कांग्रेस में इतना ही जोश खरोश था तो 80 की 80 सीटों पे क्यों नहीं लड़ा यूपी में? एक दूसरा, वह अमेठी छोड़ करके वायनाड क्यों गए? फिर वापस आना ही था उनको तो अमेठी से क्यों नहीं लड़े? तो अच्छा है, ये हसीन सपने देखने चाहिए, भगवान करे ये सपने में जिए, क्योंकि इन्होंने देश को सपने ही दिखाए हैं। तो आज उन सपनों में जिए, खुशहाल रहें। देश पे जब संकट आएगा तो फिर यहां से छोड़ करके, उनका तो पहले से ठिकाना है, तो अपने ठिकाने की तरफ लौट जाएंगे।
तो क्योंकि ये तो वही है ना कि उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना, तो ये लोग वही वाले लोग हैं। 4 जून के बाद मुझे लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं 2 ये लड़के साइकिल पे घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं 2 ये लड़के साइकिल पे घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये इनकी जो दोस्ती है कि जीते तो मिलके लूटेंगे, हारे तो दिल टूटेंगे। और यूपी जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि इनको लूटने की छूट अब नहीं देनी है। इनकी दंगा पॉलिसी को यूपी में नहीं लागू होने देना है। इसलिए यूपी ने 2017 में ही इन 2 लड़कों की जोड़ी को पूरी तरह खारिज कर दिया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह चल रही है। तो इनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या कैसे हो रहा है सब। इसलिए जब तक वे कुछ सोच पाते हैं तब तक हमारी स्पीड काफी आगे बढ़ चुकी होती है। तो यहां एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर ये करके हमें दिखाना होगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि ये मुसलमानों को डराते हैं। अब योगी जी, बीजेपी के लोगों को देखिए, आपसे प्रेरणा लेके नवदीप राणा हैदराबाद में खड़े होके ओवैसी ब्रदर्स को कह रही है 15 सेकंड दे दो। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, उनसे कहा 15 मिनट काहे ले रहे हो, 15 सेकंड में ही हो जाए आर पार। देखिए, यह आवश्यक भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो स्वाभाविक रूप से वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में वो डोज देना आवश्यक है। और जो कहा गया है मुझे लगता है कि वह उचित है। ऐसे लोगों को ऐसे ही डोज मिलना चाहिए। अब ओवैसी जी ने कहा कि छोटे को मत छेड़ो, अगर मैंने छोटे को छोड़ दिया तो वो तोप है, तुम्हारा T20 कर देगा। पहले फ्यूज हो चुके हैं लोग, इनका फ्यूज उठ चुका है, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब योगी जी, ये सही है कि देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। देखिए,